नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमनदीप और स्वागत है आप सभी का ईएनजी लाइट के आज के इस वीडियो में। आज हम समझेंगे कि रेनेसां ह्यूमनिज्म क्या है, रेनेसां क्या है, ह्यूमनिज्म क्या है और रेनेसां ह्यूमनिज्म क्या है, यूनिवर्सिटी विट्स कौन से हैं और यूटोपिया क्या होता है। तो ये सब जानने के लिए चलिए शुरू करते हैं हम आज की ग्लाइडिंग। सबसे पहले जानते हैं कि रेनेसां क्या है या रेनेसां ह्यूमनिज्म क्या है। अब देखिए, रेनेसां को समझने के लिए आपको ह्यूमनिज्म का आइडिया होना जरूरी है। और ह्यूमनिज्म क्योंकि रेनेसां पीरियड में डेवलप हुआ, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि रेनेसां क्या है। रेनेसां का मतलब होता है रीबर्थ। रेनेसांस रेनेसांस का मतलब है रीबर्थ। रीबर्थ मतलब री अवेकनिंग ऑफ नॉलेज। इट इज अ पीरियड ऑफ रिनाउंड इंटरेस्ट इन आर्ट, लर्निंग एंड कल्चर। आर्ट को लेकर, लिटरेचर को लेकर, नॉलेज को लेकर और कल्चर को लेकर नए तरीके से एक इंटरेस्ट लोगों में पैदा होता है, थिंकर्स में पैदा होता है, फिलोसोफर्स में पैदा होता है। और वो एक एक्सटेंसिव स्केल पर हमें जो है एक नॉलेज की एक्सपेंशन देखने को मिलती है इस दौरान। इसे हम रेनेसां पीरियड कहते हैं। इट बिगेन इन इटली इन द 14th सेंचुरी एंड देन स्प्रेड अक्रॉस यूरोप टिल द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी तक आते आते ये इंग्लैंड पहुंचता है। लगभग 250-300 सालों का समय लगता है। इटली से फ्रांस, फ्रांस से इंग्लैंड, धीरे धीरे करके, है ना। पहले ग्रीस से जो है वो ग्रीक स्कॉलर्स जो है वो फ्रांस आते हैं, सबसे पहले इटली आते हैं, इटली से फ्रांस, फ्रांस से फिर इंग्लैंड। इस तरीके से एक री अवेकनिंग ऑफ नॉलेज या लर्निंग जो है वो धीरे 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 सारे यूरोप में फैलती है 14th 15th 16th सेंचुरी के दौरान। और एक सबसे बड़ा शिफ्ट जो हमें रेनेसां पीरियड में देखने को मिलता है वो है जो रिलीजियस आइडियाज हैं उनको छोड़कर लोगों का इंटरेस्ट जो है वो ह्यूमन सेंटर्ड थिंकिंग, ह्यूमनिस्ट आइडियाज में जो है वो शिफ्टिंग देखने को मिलती है। इट फोकस्ड ऑन ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमन पोटेंशियल। ह्यूमनिज्म का आइडिया जो हमने दूसरे वीडियो में डिस्कस किया है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ह्यूमनिज्म का जो आइडिया डेवलप हुआ वो रेनेसां पीरियड में ही डेवलप हुआ, इसलिए हम इसे रेनेसां ह्यूमनिज्म भी कहते हैं। और क्योंकि ये आइडिया बिल्कुल हटकर था, बिल्कुल नया आइडिया था, रिलीजन और थियोलॉजी और गॉड और क्रिश्चियनिटी और ये सारी चीजों को, चर्च को छोड़कर जो थिंकर्स का जो अटेंशन था वो ह्यूमन बीइंग्स की तरफ फोकस हुआ। और लोगों ने भी इसमें काफी इंटरेस्ट, इस फिलोसफी में काफी इंटरेस्ट दिखाया क्योंकि इट वाज ह्यूमन सेंटर्ड, राइट। तो ये जो पीरियड था, इसीलिए यहाँ पर बहुत ही आप कह सकते हैं कि लार्ज स्केल पर एक लर्निंग का जो एक्सपेंशन है वो होता है, इसलिए हम इसे रेनेसां पीरियड कहते हैं। इट स्टडीड एंड एडमायर्ड एंशियंट ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर, आर्ट एंड फिलोसफी। ये हमने ह्यूमनिज्म भी किया था क्योंकि ये ह्यूमनिस्टिक आइडिया ही है जो रेनेसां में डेवलप हो रहा है, जिसे हम रेनेसां ह्यूमनिज्म कहते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें ह्यूमनिज्म वाली जो फीचर्स हैं, क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ इट एनकरेज द क्रिएटिविटी, साइंटिफिक इंक्वायरी एंड इंडिविजुअल एक्सप्रेशन इन ऑल फील्ड्स। किसी बात को सीधा सीधा डायरेक्ट नहीं मानना है। रिलीजियस जो आइडियाज हैं या चर्च के जो अथॉरिटी है उसको सीधा सीधा आपने नहीं मानना है, बल्कि उसको एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इंक्वायर करके, वो है ना, उसको उसको अपनी बात को एक्सप्रेस करके और जो ह्यूमन ओरिएंटेड जो आइडियाज हैं उनको डेवलप करने की कोशिश जो है वो रेनेसां ह्यूमनिज्म में हमें देखने को मिलती है। इट लेड टू ग्रेट प्रोग्रेस इन लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, नॉट ओनली इन फिलोसफी। ये नहीं है कि ह्यूमनिज्म एक फिलोसफी के रूप में चुपचाप जो है वो यूरोप में डेवलप हो गया। इसमें सारी चीजों में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लिटरेचर हो, आर्ट हो, साइंस हो और इवन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन हो, मैन्स अंडरस्टैंडिंग अबाउट हिमसेल्फ, उन सब में हमें एक नए तौर तरीके जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जो जिसे हम रेनेसां ह्यूमनिज्म कहते हैं। रेनेसां ह्यूमनिज्म में अगर शॉर्ट में अगर हम बात करें, दोनों को कंबाइन करके देखें, तो ह्यूमनिज्म के जितने भी आइडियाज हमारे पास हैं, ह्यूमनिज्म के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास हैं, वो सारे के सारे क्योंकि रेनेसां पीरियड में डेवलप हुए, इसीलिए हम उसे उसे रेनेसां ह्यूमनिज्म भी कहते हैं। हालांकि ह्यूमनिज्म बाद में भी देखने को मिलता है, पोस्ट ह्यूमनिज्म भी हमें एक फिलोसफी जो है बाद में डेवलप होती है। लेकिन क्योंकि ह्यूमनिज्म एज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज और एज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी, it emerged and developed in the period of Renaissance. That is why it is called Renaissance humanism. तो अगर आपको पेपर में, फाइनल पेपर में ह्यूमनिज्म अलग से आता है और रेनेसा अलग से आता है, आप दोनों को अलग अलग लिख सकते हो, जैसा रेनेसा के बारे में मैंने पहली स्लाइड में बताया। लेकिन अगर आपको कंबाइंड आता है तो ये क्वेश्चन और आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप ह्यूमनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स को रेनेसा के साथ जोड़कर जो है वो आप लिख सकते हैं। डेफिनेशन अगर आप चाहते हैं कि तो आपको, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और इस डेफिनेशन का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू पीडीएफ के रूप में भी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो टर्म है वो है
यूनिवर्सिटी विट्स। हु आर यूनिवर्सिटी विट्स? ये यूनिवर्सिटी विट्स कौन है? दे आर बेसिकली अ ग्रुप ऑफ एजुकेटेड इंग्लिश राइटर्स। इंग्लैंड में जो कुछ एक एजुकेटेड राइटर्स थे जो 13th 14 सॉरी 14th खासकर 15th सेंचुरी में हम कह सकते हैं लिख रहे थे, और बाद में लेट 16th सेंचुरी तक जिन्होंने लिखा, उसमें से कुछ एक नाम जो लेटर शेक्सपियर के टाइम तक जो लिख रहे थे 16th सेंचुरी में, उन्हें हम यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से जानते। कौन थे ये ग्रुप? ये वो लोग थे जो कि ग्रेजुएट्स थे ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में से किसी एक यूनिवर्सिटी में, पढ़े लिखे लोग थे, यूनिवर्सिटी में इनकी पढ़ाई हुई थी, बहुत सारे लिटरेचर को, आर्ट को, फिलोसफी की इन्हें अंडरस्टैंडिंग थी, चाहे वो ग्रीस की हो, चाहे वो रोमन हो, चाहे वो लैटिन हो, चाहे वो इटालियन हो या फ्रेंच हो, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने पढ़ रखा था। और इसका इम्पैक्ट उनकी राइटिंग में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये स्कॉलर्स थे, लर्नर्ड स्कॉलर्स थे, तो जितना उन्होंने सीखा था, पढ़ा था, समझा था, वो सारा कुछ रिफ्लेक्ट करता है उनकी राइटिंग में। तो इस ग्रुप को हम यूनिवर्सिटी विट्स कहते हैं। उन्होंने दे रोट प्लेज, पोइट्री एंड प्रोज एंड हेल्प डेवलप इंग्लिश रेनेसां ड्रामा। बाद में जो ड्रामा, जिसे शेक्सपियर के टाइम में, क्योंकि शेक्सपियर के पीरियड को द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा कहा जाता है, तो वो ऐसे एकदम से शेक्सपियर के पास कहीं से वो ऐसे नहीं टपका है। उसके लिए जो बेस है वो कहीं ना कहीं पर यूनिवर्सिटी विट्स ने जो है वो क्रिएट किया है, जनरेट किया है। ये उन लोगों की मेहनत है जिसकी वजह से इंग्लैंड में ड्रामा चर्च से बाहर निकलकर डेवलप होकर जो है वो शेक्सपियर जैसे राइटर्स के हाथों में पहुंचता है। दे कंबाइंड क्लासिकल लर्निंग विद पॉपुलर थीम्स एंड द ह्यूमनिस्ट आइडियाज, क्योंकि ह्यूमनिज्म भी उसी टाइम पर आने वाली एक फिलोसफी है, और जो क्लासिकल नॉलेज को, क्योंकि ह्यूमनिस्ट आइडियाज ने क्लासिकल फिलोसफी को भी बराबर तवज्जो देकर उसे डेवलप किया था, और जो पॉपुलर थीम्स थी उस समय की विच वर बेस्ड अपॉन मैन एंड द डिग्निटी एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, उसके साथ जोड़कर इन्होंने ड्रामा, पोइट्री या जो भी इनकी जो लिटरेरी या आर्टिस्टिक एक्टिविटी थी वो सारी की सारी उसके साथ जुड़ी हुई थी। इसके अलावा जो अगर हम बात करें कि कौन कौन से जो फेमस यूनिवर्सिटी विट्स हैं, कौन कौन से नाम हैं, तो सबसे पहला नाम आता है क्रिस्टोफर मार्लो का। क्रिस्टोफर मार्लो जो आपके सिलेबस में, जिसका डॉक्टर फॉस्टर्स का आपको ओपनिंग स्पीच जो है वो आपके सिलेबस में ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है। इसके अलावा थॉमस नैश है, रॉबर्ट ग्रीन है, जॉर्ज पील है, और भी 2-3 राइटर्स हैं जिन्हें हम यूनिवर्सिटी विट्स की ग्रुप में जो है वो रख सकते हैं। हालांकि इतने नाम आपके लिए जो है यहाँ पर वो सफिशिएंट होंगे। दे इन्फ्लुएंस द लेटर प्ले राइट्स, खासकर शेक्सपियर को उन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस किया, कि जिस तरीके से शेक्सपियर ने ड्रामा को आगे 16th सेंचुरी में और टुवर्ड द एंड ऑफ द 16th सेंचुरी एंड इन द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी जिस तरीके से शेक्सपियर ने ड्रामा को डेवलप किया, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो इन यूनिवर्सिटी विट्स को जाता है। तो यूनिवर्सिटी विट्स के को लेकर अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि या लिटरेरी टर्म के रूप से आपसे पूछा जाता है, तो डेफिनेशन आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट जो लास्ट टर्म है इस वीडियो की वो है यूटोपिया। यूटोपिया क्या है? यूटोपिया वर्ड का मीनिंग होता है कि कोई भी ऐसा इमेजिनरी, काल्पनिक या फिक्शनल, इमेजिनरी काल्पनिक जो कल्पनाओं में है, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, एक ऐसा प्लेस। सो एनी प्लेस विच एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ, लेकिन इमेजिनरी है, सोच है, कल्पना है, ऐसा कोई प्लेस आप बना देते हो तो उसे हम यूटोपिया कहते हैं। लेकिन हर एक का काल्पनिक प्लेस जो है या इमेजिनरी प्लेस जो है वो यूटोपिया नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। उसके लिए कुछ और भी चीजें है ना, दिस प्लेस शुड बी एन आइडियल और परफेक्ट वन। इसकी सोसाइटी बहुत ही आइडियल या परफेक्ट होनी चाहिए। कोई भी ऐसा प्लेस जो कि बहुत ही, जैसा आप चाहते हैं, है ना, जो मन की इच्छा है कि एक बहुत ही अच्छा सुंदर देश हो, सुंदर स्थान हो, वैसा सुंदर स्थान जो है, एक वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, या वेरी वेरी वेयर वी हैव अ वेरी परफेक्ट सोसाइटी, वेयर वी हैव अ वेरी आइडियल सोसाइटी, जहाँ का समाज, जहाँ का सारा सिस्टम बहुत ही अच्छा है, ऐसे प्लेस को आप यूटोपिया कह सकते हैं। ये जो आइडिया है यूटोपिया वाला, ये पॉपुलराइज किया था थॉमस मूर ने, किताब लिखी थी, बुक लिखी थी, जिसका नाम ही था यूटोपिया, और ये टर्म वहीं से चली है। 1516 में ये बुक पब्लिश हुई थी, और उसके बाद उसने एक इमेजिनरी कंट्री जो है, एक कल्पना करी थी कि एक ऐसा प्लेस जो कि बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आइडियल है, परफेक्ट है लिविंग के लिए, जहाँ कोई बुराई, कोई गलत काम, कोई ऐसी चीज नहीं है, और उसने उसे नाम दिया था यूटोपिया। ये टर्म वहीं से चलकर यूटोपिया, यूरोपियन वर्ल्ड या इस तरीके की कई और सारी टर्म या आइडिया जो हैं वो समय के साथ साथ डेवलप होते चले गए। इट डिस्क्राइब्स अ प्लेस वेयर जस्टिस, इक्वालिटी एंड पीस एग्जिस्ट फॉर ऑल। सबके लिए जस्टिस, सबके लिए न्याय, सबके लिए इक्वालिटी, सब बराबर हैं, सब शांति से रह रहे हैं, सबको न्याय मिल रहा है, किसी के साथ गलत व्यवहार, किसी के साथ अन्याय जो है वो नहीं हो रहा है।
ये एक ऐसा प्लेस जो है वो माना जाता है। और क्योंकि थॉमस मोर ने अपनी राइटिंग उसमें यूटोपिया में ऐसा ही प्लेस एक इमेजिन करके क्रिएट किया है, तो आने वाले जो साल गुजरे, सदियां गुजरी, उनमें धीरे धीरे चल के यूटोपिया वर्ड को एक ऐसे शानदार प्लेस के लिए या परफेक्ट प्लेस के लिए जो है इस वर्ड को यूज किया जाने लगा। ऐसे जो यूटोपियन जो वर्क्स होते हैं, जिन्हें हम आप यूटोपियन वर्क्स कह सकते हैं, ऐसे वर्क्स में जनरली जो ह्यूमंस हैं दे कैन इम्प्रूव सोसाइटी थ्रू रीजन एंड मोरालिटी। ये ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर इंसान के लिए पूरी आज़ादी है और वो अपने तरीके से लाइफ को जी सकते हैं। किसी भी तरह का बाहरी कंट्रोल उनके ऊपर कोई नहीं है, कोई दैवीय शक्तियों के प्रभाव वाली बात नहीं की जाती है, कोई आफ्टर लाइफ वाली बात जो है वो वहाँ पर नहीं होती है। एक ब्यूटीफुल प्लेस वेयर पीपल लिव वेरी हैप्पीली, उसे आप यूटोपिया कहते हैं। तो जो यूटोपियन वर्क्स हैं वो सारे के सारे ऐसे ऐसे आइडियाज को जो है वो प्रमोट करते हैं। राइटर्स यूज यूटोपिया टू क्रिटिसाइज रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड सजेस्ट रिफॉर्म। और ऐसे यूटोपियन वर्ल्ड वर्ल्ड जो है वो क्यों लिटरेचर में दिखाए जाते हैं, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है कि एक कल्पनाओं वाली दुनिया में इंसान जो है वो क्यों अपने वर्क्स में जो है वो दिखाता है। वो इसीलिए भी है कि वट एवर द रियल लाइफ इज, वट एवर करप्टेड दैट रियल लाइफ इज एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ रियल लाइफ, उनको उनमें किस तरीके से सुधार करके कैसे समाज को कैसे किसी किसी प्लेस को सुंदर और रहने लायक बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, ये दिखाने के लिए राइटर्स ने जो है वो यूटोपियन वर्ल्ड जो है वो उसको प्रेजेंट किया होता है अपनी राइटिंग में। यूटोपियन आइडियाज दे इन्फ्लुएंस द लेटर राइटर्स एज वेल एंड थिंकर्स इन लिटरेचर। इसका प्रभाव इतना ज़्यादा था कि उसके बाद यूटोपिया, थॉमस मोर के यूटोपिया के पब्लिश होने के बाद बहुत सारे राइटर्स ने अपनी राइटिंग्स में ऐसे कई सारे, सिडनी का आर्केडिया भी हमें देखने को मिलता है, ऐसे कई सारे जो बहुत ही परफेक्ट प्लेसेस हैं उन्होंने अपनी राइटिंग्स में जो है वो डिज़ाइन किए हैं या बताए हैं। ये सब यूटोपिया का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। सो एज अ लिटरेरी टर्म अगर आपसे पूछा जाता है कि यूटोपिया क्या है, तो आप ये डेफिनेशन वहाँ पर लिख सकते हैं। इसका भी लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो इसके अलावा जो ह्यूमनिज्म को लेकर जो लिटरेरी टर्म्स है वो बहुत ही सिंपल हैं। ट्रेजिडी है, कॉमेडी है, ट्रेजी कॉमेडी है, एपिक है या सोलिलोकी है, सोनेट है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जहाँ से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट यूनिट है आपका एनलाइटनमेंट, द एनलाइटनमेंट का, उसके ऊपर भी आने वाले टाइम में आपको वीडियोस मिलेंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।